अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। जी मोहतरमा मैडम, तैयारी में हूँ मैं फुल। तैयारी में किस चीज़ की आप? काम की बात बताने की। अच्छा, काम की बात बताना। बिल्कुल, काम। इंसान बहुत सारी चीज़ों की तैयारी काम की तैयारी करें, आप काम करने की तैयारी किया करें। बगैर में इंसान बहुत सारी चीज़ें जो करता है वो काम ही होते हैं। तो काम की सिर्फ दफ्तर वाला नहीं होता ना, बाहर के काम भी होते हैं, घर के काम भी होते हैं, इंसान की जिंदगी में जरूरी काम, कुछ फालतू काम भी होते हैं ना। काम तो हर किस्म के हैं, अब आप उसमें से प्रायोरिटाइज करें कि असल में काम कौन सा है और बाकी जो है वो बस शुगल मेल है। तो इसलिए जो है तैयारी में हूँ मैं। अच्छा, हम हमेशा ये बात करते हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें कंस्ट्रक्शन का और डिस्ट्रक्शन का, तो उसमें ज़्यादा नॉइज़ी क्या चीज़ होती है। तो इसके हवाले से बड़ी एक खूबसूरत मिसाल मैंने पढ़ी, इंटरनेट पे ही पढ़ी। गूगल मियाँ आजकल कमाल कर रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी गूगल मियाँ की कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। तो गूगल मियाँ ने बताया कि जब एक बीज आप डालते हैं और जब वो बीज जो है वो पौधा बनता है, फिर दरख्त बनता है, तो उसकी आवाज़ कोई नहीं होती, लेकिन वो कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, फिर उस दरख्त में फ्रूट लगते हैं और आपको वो साया देता है और आपकी मदद करता है और वगैरह वगैरह। उससे बगैर आवाज़ के हो रहा होता है। लेकिन आप जब उस दरख्त को काटते हैं तो चाहे आरी से काटें, चाहे वो जो इलेक्ट्रिक सॉ होता है उससे काटें, जिस तरह से भी काटें, उसको गिराएंगे, उस सारे प्रोसेस की बड़ी आवाज़ होगी। जैसे वो गिरता है, शोर होता है गिरते हुए पूरा, तो वो एक पता चल जाता है कि कोई ना कोई धमाका हुआ है, कुछ हुआ है यहाँ। बिल्कुल। तो क्रिएशन जो हो रही होती है या कोई प्रोडक्टिव काम हो रहा होता है तो वो अक्सर खामोशी से हो रहा होता है, और जब कोई तबाही मच रही होती है, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है जिससे कि नुकसान हो रहा हो, तो वो फिर हमेशा शोर मचाता है। तो इसलिए तबाहियाँ ना मचाएं, काम करें, पॉजिटिव काम करें, क्रिएट करें चीज़ों को, ताकि फ़ायदे तो हो ही हों लेकिन आवाज़ भी ना आए। वो नॉइज़ पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। तो ये सिलसिला था कि हम अक्सर कहते हैं कि जब कोई डिस्ट्रक्शन हो रही होती है तो आवाज़ बहुत होती है, और जब कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो आवाज़ नहीं होती, साउंडलेस। समझ आ गई है अवैस को, अवैस को समझ आ गई। नाजरीन आगे बढ़ते हैं। तो और क्रिएटिव कर रहा हूँ मैं, आप समझ नहीं रही है। मैंने सोचा जाए को खामोशी इख्तियार की जाए को क्रिएटिव। बस मैं समझ गई। अवैस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस वक्त अपनी थॉट्स को, थॉट प्रोसेस को। और बिल्कुल इस ज़माने की बेसबाती पर गौर करते हुए मैंने सोचा कि कैसे मैं इस दुनिया में अपनी जो है वो वजह जो है मेरी यहाँ पर उसको जस्टिफाई कर सकूं कि हाँ, मैं क्यों हूँ। तो वो खामोश ही हो गए। खामोश हो जाओ, खामोश होकर सोचो। बोले आपका ना डिस्ट्रक्शन है जो करनी है। तो बस यही डिस्ट्रक्शन थी जो मैंने बतानी थी आप लोगों को। अच्छा, और अब प्रोग्राम जो कंस्ट्रक्ट हुआ है आज का, उस प्रोग्राम की कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी आपको बता देते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम की कंस्ट्रक्शन खामोशी से नहीं होती है। हाँ, ये इसमें बड़ा शोर मचता है, बड़ा शोर मचता है भाई। कभी कभी लग रहा होता है कंस्ट्रक्शन हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, ये भी फैसला करना। मैं तो दुबक के बैठ जाता हूँ, मैं कहता हूँ बस भाई जी 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 भाई बस जी जी बिल्कुल जी जी। अच्छा, तो आज हमने जो है वो आपको दो बड़े खास बच्चों से मिलवाना है। हाँ, और ये खास बच्चे जो हैं वो दो ऐसे बच्चे हैं कि जो कि एंटरप्रेन्योर्स कहलाएंगे, छोटी सी उम्र में एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। बिल्कुल। अब इनकी जो वजूहात हैं एंटरप्रेन्योर बनने की, वो दोनों की बिल्कुल अलग अलग है। बिल्कुल, एक मजबूरी है और एक के पास अवेलेबिलिटी है। दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, उन दोनों से हम आपको मिलाएंगे। बिल्कुल जी। और आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कि मुआशरे में भी दो किस्म के लोग पाए जाते हैं ना। एक है जो एक काम खुशी से कर रहे हैं, उनके लिए कोई बहुत ज्यादा मैटर करता नहीं है। हाँ। अगर कर रहे होंगे तो ठीक है, नहीं भी कर रहे तो भी ठीक है। वो काम करना भी उनके लिए अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है उन बच्चों का काम बिल्कुल अच्छी बात है। और एक वो है जो कि छोटी ही उम्र में अगर वो नहीं भी चाह रहा कि वो ये काम करे तो भी उसको करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी जिंदगी ऐसी है कि उसकी मजबूरी है। फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हवाले से हमने बात करनी है, खवातीन पर जो तशद्दुद किया जाता है उस हवाले से हमने बात करनी है कि कैसे उसका खात्मा किया जा सकता है। फिर एक और खातून से आप खातून बिल्कुल जो तालीम के मैदान में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत काम हो रहा है। फिर हम बात करेंगे जो आप कह रही थी आईटी की। नाजरीन, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान की तरक्की के आज हम आपके साथ कुछ आईटी के फिगर्स शेयर करेंगे और कुछ आईटी के मंसूबे शेयर करेंगे, जिससे कि आने वाले दिनों में नौजवानों को बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान के, और फिर इवेंचुअली पाकिस्तान को फायदा होगा। आईटी के बाद फिर हम हाई टी पे चले जाएंगे, ये भी कर लेते हैं। कुछ जिंदगी में कुछ खाने पीने का भी मामला होना चाहिए। मत खाएं अवैस। आज तो हमारे पास जो खबर है नाजरीन, खाने पीने वाले को तो ऐसा शर्मिंदा कर दिया। अच्छा, बताते हैं। मैं फिर आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह कर देता हूँ और फिर हम खबरों की तरफ आ जाएंगे जो आप खाने पीने की बातें कर रही हैं और आप मुझे रोकना चाह रही हैं खाने से। लेकिन ये है कि वैसे आप खाएं सिर्फ खाना और कुछ मत खाएं। हाँ ठीक है, खिलाएं सिर्फ खाना और खाएं सिर्फ खाना। बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले मौसम में हमारे पास है जी इस्लामाबाद में कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लाहौर कम से कम 11, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है कराची में कम से कम 17 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर पेशावर में कम से कम 9, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है वो टेम्परेचर का जाएगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और कोयटा
कम से कम 1 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सूरज रोजाना की तरह हर जगह पर आपको नजर आ रहा है और सूरज के साथ साथ सर्दी भी आ गई है। अंदर जो है वो कुछ पहनना पड़ता है भाई, अब पहनना पड़ता है बिल्कुल, लेकिन पता नहीं हम कब बनेंगे सिविलाइज्ड पढ़े। मैंने कहा अंदर पहनना जो है वो सर्दी लग रही होती है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं वो समझ गई हूँ। मैं आपको बताती हूँ, बड़ा वैसे मुझे अफसोस हुआ, पता है आई तो मैं नहीं तो भाई इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है। सर्दी लगती है तो इंसान अंदर कुछ पहन लेता है। नहीं वैसे मैं आपकी बात नहीं कर रही, आप तो पहने, आप तो मासूम से इंसान है। हाँ। मैं तो बात कर रही हूँ जो हम तबाही मचाते हैं उसकी। अच्छा, क्या तबाही मचाई हमने, बताया? मैं आपको बताती हूँ, हम जो तबाही मचाते हैं, हम जो गंद मचाते हैं और हम जो कचरा फेंकते हैं और हम अपनी ही चीजों को गंदा करते हैं, तबाह करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, हमारा एक फेवरेट मशगला है ना, जो गेस करेगा ना उसको हम इधर बुलाएंगे शो पे। फेवरेट मशगला क्या, कचरा फेंकना है? नहीं, कचरा फेंकने का या इस किस्म की कोई तबाही आमेज काम करके फिर उसके बाद हम एक काम करते हैं। हाँ, वो क्या? हमारे लिए तो किसी हुकूमत ने कुछ किया ही नहीं। हाँ, महंगाई कर दी, बिल्कुल किसी ने कुछ किया ही नहीं, आवाम का तो किसी को ख्याल ही नहीं। ये देखो यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, मतलब आप अंदाजा लगाएं, ये जो मैं बात करने लगी हूँ ये वो लोग नहीं है जो बेचारे कभी स्कूल ना गए हों या जिनको बताया ना हो किसी ने। हम तो सफाई निस्फ ईमान का हिस्सा समझते हैं और कौमी फरीज़ा भी समझते हैं, मगर ना तो हम सफाई को निस्फ ईमान समझते हैं एक्चुअली, और ना ही किसी फरीज़े को हम खामखा सर पर लेते हैं। हमें क्या पड़ी है मुझे यार, मतलब मैं फेंक दूंगी, कोई उठा लेगा आके, कोई उठा लेगा, कोई आ जाएगा उठा लेगा। मुसाफिरों की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तैयारों को कचरे का डब्बा बना दिया गया है। और ये वो फ्लाइट नहीं है जो यहाँ से किसी गाँव देहात जा रही हो जहाँ पे हम लोगों को ब्लेम कर सकें कि भाई वो तो पढ़े लिखे नहीं, उनको क्या पता। वो भी बड़े सिविलाइज्ड लोग होते हैं। जी बिल्कुल, गाँव देहात ज्यादा साफ है शहरों से। ये वो फ्लाइटें जो इस्लामाबाद से लंदन जा रही थी, अच्छा, ये वो सिविलाइज्ड मुल्कों में जा रहे थे लोग जो कि वहां पर जाकर फिर बड़ा पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे ना। अभी जा रहे हैं ना, वहां जाएंगे, सिविलाइजेशन सीख लेंगे अपनी, ये होगा मामला। ऐसा इस फ्लाइट का हाल था नाजरीन के, इसको ये देखने वाली सूरत नहीं थी इस जहाज की। और 9785 इस फ्लाइट का नंबर था, ये आपको खैर हमने बता दिया है। मतलब इतना कचरा फैला था कि डीप क्लीनिंग करवानी पड़ी इस जहाज की, सफाई में इतना वक्त लगा जिसकी वजह से तैयारा जो है वो वापसी की परवाज में ताखीर हो गई उसको। बताएं जी, ये हमारी कौम का हाल है। बहरहाल हमारी कौम का जो भी हाल है वो हम डिस्कस करते हैं और वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, फिर आपको कुछ और कौमों के कुछ और हालात से। मैं तो परेशान, और मैं तो नहीं, आप परेशान ना होना, रिलैक्स हिम्मत हार दिया आज मैंने, पानी होपलेस हो गई हूं मैं। नहीं पानी, अपना वाला पानी पिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी। अब कुछ और मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो पाकिस्तान और भारत का मैच था वो देखा होगा आपने, उसमें क्या हुआ था। बस ये ऐसे ही मुंह बने हुए थे भारत के, बस ऐसे ही बने हुए थे वो सारे मुंह, बेचारे भारत की टीम के भी, भारतीय सारे फैंस के भी। और वो मैच तो बचे नहीं थे, बनने क्या थे, से जी हमने छोड़ा कुछ नहीं उनको मुंह बनाने के काबिल। बिल्कुल सही है, हमने ऐसा ही किया, बिल्कुल बड़ा जबरदस्त मैच था वो। उस मैच ने व्यूअरशिप के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। हाँ। 24 अक्टूबर को पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी और दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला T20 इंटरनेशनल मैच बन गया। ये पाक भारत मैच को 200 से ज्यादा ममालिक में नशर किया गया। इस मैच की तकरीबन 10,000 घंटे की लाइव कवरेज हुई और इस मैच को 16 करोड़ 70 लाख शायकीन ने देखा। और आईसीसी के मुताबिक इस मैच से पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका में व्यूअरशिप में इजाफा हुआ था। इससे पहले 2016 में वेस्ट इंडीज और भारत का सेमीफाइनल मैच था, वो सबसे ज्यादा देखा गया था। बिल्कुल देख लें, चेक करें, बिजनेस चेक करें हमने कितना दिया है दुनिया को। भाई बिजनेस तो खैर, खुशी कितनी दी है, असल बात ये है। हाँ बिल्कुल, खुशी कितनी दी है, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट कितनी दी है। आपको बताते हैं एक और शख्सियत है जो बड़ा खुश कर रही है लोगों को, और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता जो भारतीय मौसीकार है AR रहमान, अल्लाह रखा रहमान, उनकी बेटी है खदीजा रहमान। उन्होंने पहली बार अवामी सतह पर अपनी बापर्दा परफॉर्मेंस से देखने वालों के दिल जीत लिए हैं। और AR रहमान ने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के लिए अपने जो है साहिबजादी की ये परफॉर्मेंस भी शेयर की और फिरदौस ऑर्केस्ट्रा और दुबई एक्सपो मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया उन्होंने। परफॉर्मेंस देखते हैं ना, फिर हम आपकी गुफ्तगू क्यों सुने, परफॉर्मेंस दिखाएं। परफॉर्मेंस फरिश्ते के नाम से ये इनकी परफॉर्मेंस थी, सुनवाएं जी। हर
जबरदस्त भाई, खूबसूरत आवाज और म्यूजिक और जितने वालिद साहब टैलेंटेड, पूरा उन्होंने ए आर रहमान ने बिल्कुल बनाया है। और एक और चीज़ यहाँ पर अहम बता दें कि ये खदीजा जो इनकी बेटी हैं ये अपनी मर्जी से हिजाब लेती हैं, इनको वालिद साहब ने नहीं कहा। दूसरी बेटी और अहलिया जो है वो पर्दा नहीं करती। हाँ, ये अपनी मर्जी से इनका है ये सारा पर्दे का मामला, तो इनको किसी ने कहा नहीं। और इनकी जो तस्वीर जब आई थी अपने वालिद के साथ तो बहुत सारे लोगों ने बड़ा एतराज़ किया कि ये देखो ये पर्दा कर रही हैं, और अब भाई उनकी अपनी मर्जी है, भाई अपनी मर्जी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस हर उस शख्स के पास है जो चाहे हिजाब करना चाहे, चाहे निकाब करना चाहे, चाहे जो है वो शटलकॉक बुर्का पहनना चाहे, और चाहे कुछ ना पहनना चाहे। मतलब जब कुछ ना पहनने वालों के पास राइट्स हैं, कुछ भी ना पहनना चाहे, जब कुछ ना पहनने वालों के पास राइट्स हैं तो कुछ पहनने वालों के पास तो ज्यादा राइट्स होने चाहिए। लेकिन वेस्ट, बस वेस्ट को क्या हम करें, वेस्ट बस वेस्ट वेस्ट वेस्ट। चलें जी। अच्छा जी, इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर की आपको मैं खबर देता हूँ, उन्होंने जो काम किया है ना वो कमाल काम किया है। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाइए क्या? नहीं। अच्छा, मैं आज करप्शन पे फंसी हूँ नाज़रीन, इसके बाद जो स्टोरी आपको सुनाने लगी हूँ ना आपके होश उड़ जाएंगे। इथियोपिया के वजीर आजम ने बागियों के खिलाफ फौजी महाजों पर फौज के साथ हिस्सा लेने का ऐलान किया है जी। उन्होंने कहा ये मेरे मुल्क का इस वक्त जो है वो ज़रूरत है तो मैं खुद जाकर जो है वो लड़ूंगा। और इस दौरान जो कार्य मुमलिकत हैं वो नायब वज़ीर आज़म डेमेके मैकोनन जो है वो संभालेंगे। तिग्राई बागियों से लड़ने का फैसला वज़ीर आज़म एबी अहमद ने उस वक्त किया जब मुसल्ला बागियों ने दारुल हुकूमत अदीस अबाबा की जानिब मार्च करने का ऐलान किया। और तिग्राई बागी जो है वो मुल्क के कई शहरों पर कब्जा कर चुके हैं और वज़ीर आज़म की जानिब से फ़ौज के साथ महाज पर लड़ने के फैसले के साथ ही नायब वज़ीर आज़म को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए। और जो ये तमाम जो इख्तियारात हैं वो अब नायब वज़ीर आज़म के पास हैं, वो मुल्क की तमाम चीज़ें वो चलाएंगे। और गुज़िश्ता बरस नवंबर से अब तक इथियोपियाई जो फ़ौज है और तिग्राई बागी उनके दौरान होने वाली जो झड़पें हैं उसमें हज़ारों शहरी हलाक हो चुके हैं। और वज़ीर आज़म एबी अहमद जो है उनके तिग्राई में फ़ौजी ऑपरेशन के हुक्म के बाद ये सारा मामला शुरू हुआ था और अब उन्होंने कहा है कि मैं खुद जाकर जो है वो लड़ूंगा फ्रंट लाइन पर। बिल्कुल सही, दैट इज़ हाउ यू लीड। हाँ, दैट इज़ हाउ यू लीड, अपलिफ्ट योर फोर्सेस। अच्छा, अब आते हैं उस मौके की तरफ। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ जिन्होंने करनी है करप्शन वरप्शन। हॉल वाला शिफा ये मत करें आप, तो आइडिया मिल जाएगा ना, बंद करवाएंगी खुद को भी बंद मिल जाएगा ना आइडिया। देखिए भी बंद करवाए, रूट कॉज को पकड़ते हैं आजकल, मैंने सुना है रूट कॉज को तो खान साहब ने पकड़ना है। देखें वो पकड़ रहे हैं, लगे हुए हैं, वो अपना वो चल रहे हैं उसी लाइन पे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ एक और शख्स है, उससे करप्शन का पैसा बरामद हुआ है। गैस पाइपलाइन के अंदर उसने पैसे माल छुपाया हुआ था अपना। भारत में एक सरकारी अफसर है, उसके घर की पाइपलाइन से लाखों रुपए बरामद हुए हैं। और कर्नाटक के जिला कलबुर्गी है, उसमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के जो एक अफसर थे, सरकारी अफसर ठीक है, अक्सर शांता गौदा बिरादर इनका नाम था। और करप्शन की रकम छुपाने के लिए इन्होंने अपने घर में खुसूसी तौर पर एक अलग पाइपलाइन बिछाई है। और पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर हैं उनकी ये चालाकी काम लेकिन नहीं आ सकी। जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने इनके खुफिया मतलब इनके घर के हवाले से खुफिया इतलात पर छापा मारा तो घर की अच्छी तरह तलाशी के बाद आखिरकार ये छुपाई गई रकम जो है वो बरामद कर ली गई है। और इंजीनियर शांता गौदे जो है उन्होंने पाइपलाइन में 25 लाख रुपए के नोट छुपा रखे थे। पूरा कैश था, फुल कैश था, बैंक खोला हुआ था अंकल ने अपने लिए और ये मामला चला रहे थे। और सोना भी निकला वहां से। हाँ, सोना भी निकला है, बिल्कुल। वाह वाह वाह, माल भरपूर निकला है। अच्छा, अब ये माल बनता कैसे है? अक्सर औकात हमारे यहाँ पर जो माल बनता है वो बनता है रोड्स की डेवलपमेंट पर। अक्सर औकात जैसे ना, हाँ जी ये रोड बनवाया हमने, ये मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मैं 2013 में जब अपने एक प्रोग्राम कर रहा था और मैं जिस हल्के में गया, मैंने वहाँ पर जो MPs थे, MNAs थे, मैंने कहा भाई आपने अपने हल्के के लिए जो डेवलपमेंट फंड मिलता है उसको क्या किया? 90% लोगों ने कहा हमने सड़कें बनवाई, पाइपलाइन डलवाई है इसके अंदर, अब आप खोद के देख लें। और क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब राजस्थान के वजीर है राजेंद्र सिंह गोदा, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा है कि मेरे हल्के की सड़कें जो है वो दोबारा बनवाई जाएंगी। और मिसाल उन्होंने दी है, कमाल मिसाल। वो कहते हैं मैं अपने हल्के की सड़कें ऐसी बनवाऊंगा जैसी कतरीना कैफ के गाल हैं। इस कदर स्मूथ होनी चाहिए, इस कदर जो है वो खूबसूरत सड़कें होंगी मेरी। ये उन्होंने मिसाल दी है, बाकायदा दी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। सुनवा सकते हैं? ये उन्होंने राजस्थानी जबान में कहा है। अच्छा, ओके, ठीक है, समझ में आएगा आपको जी। सुनवाए जरा, अगर वो बता सकते हैं। ऐलान किया उन्होंने,
ये कि भाई कतरीना कैफ के गालों की तरह जो है वो, कतरीना कैफ को इल्म है कि उनके गालों की मिसालें अब सड़कों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। मतलब अगर उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है तो अब देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, फिर उसके लिए तो फाउंडेशन और बेस और वो भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि खवातीन तो मेकअप करती हैं। तो ये एक सड़क जो है वो बड़ी महंगी हो जाएगी, उस पे तो फिर लग्जरी मेकअप और कॉस्मेटिक्स लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इन्होंने ये तबसरा किया, अब ज़ाहिर है अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो तरकीब भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने एक खातून की बेइज्जती की है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दें। और राजेंद्र सिंह साहब जो है ये खुली कचहरी में थे, वहाँ पर उन्होंने ये बात की है, अवाम के सामने की है, तो ज़ाहिर है मुकर भी नहीं सकते। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इसे आपको सबाक से हटकर बात हुई है। लेकिन ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारतीय वज़रा ने इस तरह की बात की है। इससे पहले लालू प्रसाद समेत कई वज़रा अपने हल्के में हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़कें बनाने की भी बातें कर चुके हैं। ये कोई उधर कोई ट्रेंड है, कुछ क्या है ये, पता नहीं लेकिन जो भी है बस ये है, बस चले और इतना ही रखते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, आईटी की सनत पाकिस्तान में रेवेन्यू लाने का एक बहुत बड़ा जरिया माना जाता है और रवां बरस हुकूमत ने आईटी बरामदात में इजाफे का ऐलान किया, जिसके बाद मौजूदा माली साल की पहली तिमाही में मजमूई आईटी बरामदात का हुजम $635 मिलियन यानी कि 63.50 करोड़ रहा, जो गुज़िश्ता साल की पहली तिमाही के हुजम से 42% ज़्यादा है। और गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की आईटी बरामदात $2 अरब से तजावज़ कर गई थी। आईटी बरामदात में इजाफे के बावजूद इस शोबे से मुंसलिक अफराद कुछ मसाइल की निशानदही करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की कमी है। पाकिस्तान में हर साल 1 लाख आईटी ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है, लेकिन तालीमी इदारों से सिर्फ 25,000 लोग निकल रहे हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने अगले 2 सालों में 8 अरब रुपए की लागत से 1 लाख नौजवानों को आईटी के शोबे में तरबियत देने का ऐलान किया है। बहुत बड़ा इकदाम है आईटी के शोबे में हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत को बढ़ाने का, और इस हवाले से हम बात करेंगे। और भी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आईटी के हवाले से केपी में, सूबाई वज़ीर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनाब आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आतिफ साहब कैसे हैं? शुक्र। ये तो बड़ा माल बना रही है हमारी आईटी की इंडस्ट्री, बहुत ज़बरदस्त काम है और मज़ीद माल बना सकती है और बनाना भी चाहिए। आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में यही एक पोटेंशियल है। एग्जैक्टली। तो अब केपी की अगर हम बात करें तो जो मेन जो हमारे एवेन्यूज़ हैं जिसके ऊपर इस वक्त आईटी की फील्ड में इन्वेस्टमेंट हो रही है, सबसे पहले हम इसी पर आते हैं कि ये जो 8 अरब का जो प्रोजेक्ट है ये क्या है और इसके क्या डायमेंशंस हैं। देखिए, आपने खुद ही जिस तरह जिक्र किया कि आईटी एक्सपर्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यहाँ पे इवन लोकल जो कंपनीज़ हैं वो कहते हैं कि आप जितना ह्यूमन रिसोर्स हमें ट्रेन करके दे दें हम उनको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हमने जो 8 अरब रुपए का 1 लाख लोगों को ट्रेन करने का प्लान है, उसमें सिर्फ आईटी के ग्रेजुएट्स नहीं हैं, सही है, जिसने जो भी अंडर ग्रेजुएट्स भी हैं इसमें, अदर देन आईटी भी हैं, उनको हम 3 महीने से 6 महीने तक की ट्रेनिंग देंगे। और ये ट्रेनिंग वो टिपिकल यूनिवर्सिटीज़ वाली ट्रेनिंग नहीं होगी। अच्छा। ये इंडस्ट्री लेड होगी, जो कि इंडस्ट्री के लोग हैं या मार्केट के लोग हैं, डिमांड के मुताबिक कि उनको पता है कि हमें अपने एम्प्लॉय से क्या चाहिए। तो 3 महीने से 6 महीने तक, क्योंकि जो किताबें पढ़ी होती हैं, नॉलेज तो उनके पास होता है, लेकिन जो मार्केट की सिचुएशन होती है या इंडस्ट्री की, उसकी कमी होती है। तो इससे इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि 1 लाख लोगों को हम ट्रेन करें, और ये 1 लाख लोग ऐसे होंगे कि ये ट्रेन करके कम से कम लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कमा रहे होंगे, अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और जॉब्स भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इनकी ट्रेनिंग का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? इनकी ट्रेनिंग का, जिस तरह मैंने पहले बताया कि अप्लाई करेंगे, और उसमें से जो आईटी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए अलग से ट्रेनिंग है, ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए अलग ट्रेनिंग है, जो अदर देन आईटी है उनके लिए अलग ट्रेनिंग है। मतलब ये बेसिकली 3 तरह की ट्रेनिंग है, एक बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल, फिर दूसरी मीडियम कैटेगरी की होंगी, और तीसरी एडवांस डिजिटल स्किल्स होंगी, जिसमें आजकल जो दुनिया में टॉप की ट्रेनिंग्स हैं, जिस तरह साइबर सिक्योरिटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ई कॉमर्स है। और जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको कोई कीमत नहीं देनी होगी? नहीं, ये हम सारा गवर्नमेंट की तरफ से, ये 8 अरब रुपए एक्सपेंस गवर्नमेंट की तरफ से होगा। अच्छा, अब एक ये प्लान है आप लोगों का, एक कुछ दिन पहले इसी किस्म की चीज़ इनिशिएटिव जो है वो कामयाब जवान भी है, तो ये दोनों अलग अलग हैं? कामयाब जवान की डोमेन्स अलग है, वो भी क्योंकि आईटी में भी ट्रेन कर रहे हैं स्किल हुनरमंद जवान जो है कर रहे हैं, लेकिन उनका फॉर एग्जांपल उनके जो अमाउंट है उससे तो जो ट्रेन हो रहे हैं वो तो होंगे, लेकिन ये तो अदर देन उनके जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, उसके अलावा हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये प्रोविंशियल केपी का ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से होगा। अच्छा, अब इस ट्रेनिंग के अलावा जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बन रहे हैं
वो अभी किस लेवल पर पहुँचे हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होगा? स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स हमारे सूबे में 4 तो कंफर्म है, कोशिश कर रहे हैं हम कि 5 बन जाए। और उसमें जो पूरी दुनिया में इस वक्त आईटी की इंडस्ट्री को या टेक्नोलॉजी को जो इंसेंटिव्स हैं उसको सामने रखते हुए, बल्कि चाइना का एक टेक्नोलॉजी जोन है जिसमें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स है। अच्छा। उसको सामने रखते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने वो सारी इंसेंटिव्स दी हैं, 10 साल के लिए टैक्स का, 5 साल के लिए इंपोर्ट के लिए ये वो सारी इंसेंटिव्स दी हैं। और वो एक अथॉरिटी बनाई है जिसके प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं, और हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। जो क्राइटेरिया उनका पूरा उतरता है तो हम अपने एरियाज़ को, हमारे पास कुछ जगह अवेलेबल हैं, एक 1200 कनाल ज़मीन है, एक 87 कनाल है, पेशावर में है, तो 4 हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है 5 या 6 तक भी हम लोग चले जाएं। और ये कहाँ कहाँ बनेंगी केपी में? ये हरिपुर में है, एक मर्दान में, पेशावर में, स्वात में, और एक हम कोशिश कर रहे हैं कि कोहाट में भी एक बना लें। हाँ, ज़रूरी है। और कोहाट आगे बन्नू है और फिर आपका सारा इलाका साउथ का एरिया है। तो 10 से लेके हो सकता है 15 दिसंबर तक प्राइम मिनिस्टर उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए आए। अच्छा, तो ये मंसूबे का कब तक है प्लान कि ये मुकम्मल होके बन जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा? इसमें 2 तरह की हैं। एक तो कुछ जगह तो इस्टेब्लिश हैं ऑलरेडी, उनको ये सर्टिफिकेशन देनी है या क्राइटेरिया पूरा करेंगे जिससे इन्वेस्टर को या जो भी बिज़नेस आईटी का करते हैं या टेक्नोलॉजी का करते हैं उनको ये इंसेंटिव हासिल होना शुरू हो जाएंगी। कुछ जगह में हम अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लगेंगे। अच्छा। तो उसमें हो सकता है कि 1.5 साल लग जाए, लेकिन कुछ जगह फ़ौरन वो तो प्लग इन है, वो तो शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, और कुछ जगहों में ऐसे होगा कि उसमें 1.5 साल का टाइम लग जाएगा। जो रेडी हैं वो इस तरह होगा कि बस वो आपने अनाउंस किया, ग्राउंड ब्रेकिंग उसकी हुई, आपने अनाउंस किया, और फिर जो भी कंपनीज वहाँ पर आके करना चाहें वो आए, अपना सेटअप बनाए पूरा। हाँ। और जो सारी उनको मराहत मिलनी है वो फिर शुरू हो जाए। तो इन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स की जो सेलिएंट फीचर्स जिसको हम कहें वो हैं क्या? मतलब इनमें क्या फैसिलिटीज ऐसी होंगी जो आम तौर पे लोगों को यहाँ पर नहीं दस्तयाब, तो वो आपने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जैसे टैक्स का आपने बताया। देखिए, इनकम टैक्स का 10 साल का उसमें छूट है। इक्विपमेंट आप जितना इंपोर्ट करेंगे उस पे ड्यूटी फ्री है, और सेल्स टैक्स में है, या बाकी जो भी बैंक से इंसेंटिव्स हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो हमारा सूबाई बैंक है वहाँ से हम सब्सिडाइज रेट्स पे उनको इंटरेस्ट सब्सिडाइज करके उनको मज़ीद इंसेंटिव दें। तो मतलब जो आम लोगों को, आम बिजनेसमैन को या इन्वेस्टर को जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो तकरीबन सारी इसमें अवेलेबल है। ये टेक्नोलॉजी जोन्स अलग हैं और आईटी पार्क अलग है। आईटी पार्क अलग। वो क्या है? आईटी पार्क में तो बेसिकली स्पेस हम गवर्नमेंट खुद बनाएगी, और जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं या जिन्होंने छोटे लेवल पे काम शुरू किया हुआ है उनको हम सब्सिडाइज रेट्स पे स्पेस अवेलेबल करेंगे, तो वहाँ पे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हैं, तो वो सब्सिडाइज होगा उनके लिए। जाहिर बात है जो नए लड़के लड़कियाँ अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो उनके पास सरमाया इतना होता नहीं है, उनके पास इतनी पैसा नहीं होता। पेरेंट्स के पास भी बाज़ औक़ात होता है लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी होता, और अगर होता भी है तो यंगस्टर्स पे इतना ट्रस्ट नहीं करते कि पता नहीं ये पैसे ज़ाया ना कर दें, तो इस वजह से ये हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो मतलब ये तो ट्रेनिंग्स भी हो गई, इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं, बड़ी कंपनीज, उनके लिए भी टेक्नोलॉजी जोन बन गया, और जो स्टार्टअप कल्चर हमारे यहाँ पे आजकल शुरू हुआ है, दुनिया भर में शुरू हुआ है, तो यंगस्टर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो इट्स अ होल प्लान। इसमें जिस तरह आपने बात की ना, इसका पूरा इकोसिस्टम बनाना होता है, मतलब कनेक्टिविटी। हमारे जिन एरियाज़ में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, मतलब जो अनसर्व्ड एरिया है मिसाल के तौर पे, या अंडरसर्व्ड एरिया है, वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्सल सर्विस फंड है उनसे पूरी हमने लिस्ट ली है, मीटिंग्स की हैं कि ये जगह हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। उसमें जो टूरिस्ट एरियाज़ हैं वो भी शामिल हैं, क्योंकि टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ पे फिर इंटरनेट नहीं होता, तो 5 दिन इंस्टाग्राम पे सेल्फी कैसे लगाएंगे, तो वो 5 दिन की बजाय 2 दिन बाद वापस आ जाते हैं। बच्चे बड़े दोनों तंग होते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए हम, क्योंकि वहाँ पे हिली एरिया है, वहाँ पे केबल बिछाने का काम थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ पे हम उसका जो वायरलेस होता है उसके ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे कनेक्टिविटी इंशाल्लाह ताला दे दें। तो ये आईटी पार्क कहाँ होगा? आईटी पार्क एबटाबाद में है एक, और एक पेशावर में है। और ये बन गए हुए हैं या अभी आप लोग? ये भी प्रोसेस में है। मतलब जो बेसिक काम है, कनेक्टिविटी है नंबर 1, फिर दूसरे नंबर पे हम लोगों ने ट्रेंड लोग देने हैं ताकि वो मार्केट के हिसाब से या इंडस्ट्री के हिसाब से वो ट्रेन हो, सिर्फ उन्होंने किताबों में ना पढ़ा हो। तो मतलब ये दूसरी चीज़ हो गई।
तीसरी फिर उनको सारा जो फाइनेंशियल हम उनको जितना भी हम उनको बैकअप दे सकते हैं या स्टार्टअप्स के लिए या इंक्यूबेशन के लिए, तो मतलब पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि आप एक चीज़ दे दें और बाकी कनेक्टेड ना हो। अब मेरे जैसे अगर किसी यंगस्टर को कोई स्टार्टअप करना हो तो वो कितना इंतजार करे, कितने महीने इंतजार करे और फिर आप लोगों के पास आ जाए कि साजगार एनवायरनमेंट हो जाएगी। आपके और मेरे जैसे को तो मेरे ख्याल में इंतजार की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये हम नाउमीद हो जाएंगे। लेकिन ये यंग लड़के लड़कियां, हमने अभी एक डिजिटल यूथ समिट कराया था। हाँ जी बिल्कुल। उसमें 8000 फुटफॉल थी और 29,000 प्लस उसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेशन थी। और इतने ज़बरदस्त लोगों के पास आइडियाज़ हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि मतलब ये पता नहीं किधर से भी इनके पास ये आइडिया है। तो उनको थोड़ा सा अगर हम इनकरेज करें तो मेरे ख्याल में ये फ्रीलांसिंग की बहुत ज़्यादा मार्केट है। और उनको कोई ज़्यादा नहीं, ये तो मेरे ख्याल में अगले 3 महीने में हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। और जो भी तो एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया क्या? जी, उनका प्रोसेस सारा हो गया है, बजट एलोकेट हो गया है, अप्रूवल्स हो गई हैं। फिर हमने अभी सिर्फ जो जिन लोगों ने ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ट्रेन करने वाले भी ट्रेन करने वाले बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो ठीक होंगे तो जो ट्रेनीज़ हैं, तो ये ट्रेन करने वाले फिर कौन होंगे? क्या ये प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ कोई गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन है? यूनिवर्सिटीज़ नहीं, इंडस्ट्री से हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। सही है। देखें, यूनिवर्सिटी का माहौल किताबों का और होता है, लेकिन जब आप एक्चुअल मार्केट में आते हैं तो एक एम्प्लॉयर की या एम्प्लॉई की उनकी आपस का जो रिलेशन है या उनसे जो रिक्वायरमेंट होती है, या जो आजकल इंटरनेशनल दुनिया में, क्योंकि ये आईटी का ऐसा है कि बहुत तेजी से चेंजेस बहुत रैपिड मतलब इसमें आप 3 महीने 6 महीने बाद देखते हैं तो एक नई चीज़ आई होती है, एक पुरानी चीज़ ख़त्म हो गई होती है। बिल्कुल सही। तो इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट के लोगों से या इंडस्ट्री के लोगों से इनकी ट्रेनिंग करवाएं। तो फाइनली जो कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर्स आप लोग बना रहे हैं, जो आवाम के लिए फैसिलिटेशन का काम करेंगे, उसके बारे में क्या बता सकते हैं? ये 2 चीज़ें हैं। एक तो हम पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम डिजिटल गवर्नेंस पूरा सूबा जो है पेपरलेस गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। और उसमें होगा ये कि वो अगले 7-8 महीने में इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट से ऑब्वियसली प्रोसेस तो वो शुरू हुआ था नहीं, लेकिन वो डिपार्टमेंट से रेजिस्टेंस आती है, क्योंकि वो जो ऊपर की कमाई है या जो नीचे की कमाई है, वो अकाउंटेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें थोड़ी सी उधर भी तो ट्रेनिंग का भी तो मसला है ना। 5000 सरकारी लोगों को हमने ट्रेन करना है उसमें। अच्छा, 5000 सरकारी, ये अदर देन जो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ डिजिटल गवर्नेंस का या जो ई गवर्नेंस है पेपरलेस गवर्नमेंट का, उसका प्रोसेस है। तो वो इंशाल्लाह कोशिश हम कर रहे हैं कि उसको कुछ डिपार्टमेंट से स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह सारे 32 डिपार्टमेंट्स की तरफ जाएंगे। बड़े डिपार्टमेंट्स की पाइपलाइनें बंद होनी है, वो जब बता रहे थे ना, पाइपलाइनों में पैसे आते हैं। आप जिक्र कर रहे हैं सिटीजन फैसिलिटी, उसका ये है कि एक तो गवर्नमेंट के अपने इंटरनल फंक्शंस हैं जिसको डिजिटलाइज करना है। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे जो सिटीजन का और गवर्नमेंट का आपस का इंटरेक्शन है, डेथ सर्टिफिकेट लेना है, ये बिल जमा कराना है, वो लाइसेंस रिन्यू कराना है, इसके लिए लोग लाइनों में लगे रहते हैं, धूप में, सर्दी में, गर्मी में 2-3 दिन आते हैं जाते हैं, फिर वो कहते हैं यार बस ठीक है 2000 रुपए ले लो, 5000 ले लो, बस ये कर दो। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने ये जो सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं ये हम बना रहे हैं। 32 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे प्रोविंस के, और वो 177 सर्विसेज देती हैं। तो उसके लिए एक जगह होगी गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, मतलब अलग अलग से दुकान नहीं होगी, वन विंडो ऑपरेशन है, 1 विंडो ऑपरेशन होगी। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको प्रॉपर बैठने की जगह, वहाँ पे प्रॉपर डीलिंग, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हो सकता है ऑनलाइन हो जाएं, उसके लिए आपको जाना ही ना पड़े। आजकल तो घर बैठे आपने जो आप मोबाइल से जो सर्विस ले सकते हैं वो आप घर से करेंगे, और अगर मजबूरन किसी चीज़ के लिए जाना पड़े तो आप वहाँ पे चले जाएंगे। हर चीज़ पे आप लोग अपोजिशन को ऑनलाइन करके ना वो छेड़ देते हैं। फजलुर रहमान साहब को भी समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से कैसे अटैक करें। ईवीएम पे जो ये एतराज़ कर रहे हैं, मतलब ये समझ से बाहर है कि जी मैंने कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, मैंने पुराने वो हिसाब किताब काटे लगाने, क्योंकि इन्होंने 2 + 2 8 करने होंगे तो वो हम होने नहीं देंगे। इसी तरह से ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है कि खुद जाके वहाँ जायदादें वहाँ पे, बिजनेस वहाँ पे, बच्चे वहाँ पे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का हमें फॉरेन रेमिटेंसेस चाहिए, लेकिन हमें वोट का हक हमने उनको नहीं देना। बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब, वक्त दिया आपने, और हमारी दुआ है कि जितने भी आपके जो ये सारे इरादे हैं और जिनके ऊपर काम शुरू हो चुका है जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुंचे, और जो आपको एक केपी जो है वो बदला हुआ केपी, डिजिटल केपी नजर आए इंशाल्लाह। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। दुनिया भर में औरतों को तशद्दुद का सामना है और हर 3 में से एक औरत या लड़की को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी जिनसी या जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। ये तशद्दुद बिलअमूम कोई बहुत करीब तरीन साथी ही करता है और दुनिया में इंसानी व्यापार का निशाना बनने वाले मजमूई अफराद में भी 71% ख़वातीन या लड़कियाँ शामिल होती हैं। बिल्कुल, और ये तमाम जो मसाइल ख़वातीन के होते हैं, जब इनको रिपोर्टिंग करने की बात आती है या इनके जो मुजरिम होते हैं उनको पकड़ने की बात आती है, तो उस प्रोसेस में भी ख़वातीन को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्हीं हवाले से हम बात करेंगे नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन की चेयरपर्सन नीलूफर बख्तियार साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम नीलूफर साहिबा। बहुत शुक्रिया नीलूफर साहिबा, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप भी कुछ नंबर्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को भी हम जगा सकें सुबह सुबह इस वक्त कि ख़वातीन और बच्चियों के साथ क्या कुछ हो रहा है और किस हद तक हो रहा है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उस हवाले से हमारे नाजरीन को आगाही दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहती हूँ कि आज जो हम तशद्दुद की ये ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन चला रहे हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आपने 3 कहा लेकिन तकरीबन हर 5 ख़वातीन को अगर आप देखें तो उसमें से एक औरत अपनी लाइफ टाइम में पाकिस्तान में तशद्दुद का शिकार ज़रूर होती है, ज़हनी, जिस्मानी। मगर इसके बावजूद हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन के फिगर्स क्या हैं। पाकिस्तान इज़ द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और देखिए 27 मिलियन की आबादी के अंदर हमें समझ नहीं आ रही कि औरतों की बढ़ती हुई तादाद, अगर आप प्रेगनेंसीज़ देख लें तो इस वक्त 9 मिलियन प्रेगनेंसीज़ एवरी ईयर हैं, उसमें 48% जो प्रेगनेंसीज़ हैं वो अनवांटेड हैं, अनप्लान्ड हैं, फिर अबॉर्शंस इलीगल, लीगल। उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हमारे जो पोस्ट रेप केयर सिस्टम्स हैं, हमारी प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग बाय द पुलिस है, हमारी हेल्पलाइंस हैं, इन सब पे काम हुआ भी है लेकिन होने वाला भी है। जो जेंडर इंडेक्स जो है, दुनिया के जेंडर इंडेक्स का जो गैप दिखा रही है वो पाकिस्तान को बहुत ख़राब जगह पे दिखा रही है। वो पाकिस्तान को 153 पे दिखाती है एंड हाईएस्ट इज़ 156। सो हमारा काम ये है कि हम ख़वातीन को वो दिखाएं जो असल में इस वक्त पाकिस्तान में ख़वातीन का स्टेटस है। तो इसके लिए सबसे पहला काम कमीशन बराए वक़ार निस्वा है जिसको आप हेड करती हैं, उसके बारे में बताइए कि उसका क्या बुनियादी काम होता है और कैसे ख़वातीन को फैसिलिटेट किया जाता है। देखिए, हम एक ऑटोनमस बॉडी हैं और हम एक किस्म के वॉच डॉग होते हैं लुकिंग एट वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के वहाँ पे ख़वातीन के स्टेटस के हवाले से जेंडर जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके अलावा हम जो लेजिस्लेशंस होती हैं ख़वातीन के, उनको रिव्यू करते हैं, नई लेजिस्लेशंस बनाते हैं, गैप्स कवर करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, और ये जो दिन है 25 नवंबर का, ये 16 दिन की कैंपेन के बाद कल्मिनेट होता है 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर, और ये अक़वाम मुत्तहिदा का मुकर्रर करदा दिन है जिसको इस साल हम बहुत भरपूर तरीके से पाकिस्तान के हर सूबे में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में मना रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती थी कि जो बड़ी चीज़ सबसे इन दिनों में हम कर रहे हैं, हमने एक जेंडर डेटा पोर्टल बना दिया नेशनल, उसमें सब फिगर्स आ जाएंगे। सो वायलेंस सिंध में कितना है, पंजाब में एजुकेशन की क्या परसेंटेज है, हेल्थ KPK में कैसा है, उस एक क्लिक ऑफ द बटन से आप पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन का नक्शा देख सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा काम है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने मुकम्मल कर लिया है, और इसको सदर पाकिस्तान इनॉग्रेट कर रहे हैं।
अच्छा, और अब ये जो कैंपेन चल रही है इस हवाले से आप कुछ बता सकेंगी कि मेन मैसेजिंग आप लोगों की क्या है? क्योंकि बहुत सी जगहों पर हम ये भी जानते हैं कि ख़वातीन के हवाले से अगर कोई फिजिकल तशद्दुद हो रहा है तो उसको लोगों के अंदर भी, मतलब सोसाइटी में भी तशद्दुद समझा ही नहीं जाता। तो आप किस बारे में उनसे बात करेंगे, कैसे उनको समझाएंगे? तो आप लोगों की मेन मैसेजिंग किस तरह से हो रही है इस कैंपेन में, और कैसे आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई तशद्दुद जो है वो मेंटल भी होता है, इमोशनल भी होता है, फिजिकल भी होता है? देखिए, जो हमारी इस वक्त थीम है वो है एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ये देखिए, और हम इसके ऊपर इंटरनेशनली भी तो बात कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त वायलेंस इज ऑन द राइज। ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में। एक बात मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि लोग इस इमेज को ख़राब करते हैं पाकिस्तान के, टानिश करते हैं कि ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हकूक़ हैं जो इस्लाम ने हमें दिए हैं और उनकी वजह से हम महफूज भी हो जाते हैं, लेकिन अभी काम बहुत सारा करना बाकी है। तो इस सिलसिले में हमने सरहद के उस पार जो तशद्दुद का शिकार औरत है, कश्मीरी औरत है, उसके लिए भी आवाज़ उठाई। इन दिनों में हमने ये सोचा कि जहाँ पे 11,500 रेप विक्टिम्स हैं, जहाँ पे 1,08,000 बच्चे यतीम हो गए हैं, 8,000 से ऊपर ख़वातीन बेवा हुई हैं, वो भी तो तशद्दुद है। तो उसके लिए हमने आगाज़ कर दिया है। इसके साथ साथ सो वी लुकिंग एट ऑल वेज एंड एवेन्यूज़। हम GB में जा रहे हैं कमीशन का बिल लेके, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो एक ऐसी बॉडी है जिसकी शाखें पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। क्योंकि डेवोल्यूशन के बाद, 8वीं तरमीम के बाद, इस वक्त फेडरल सतह पे ख़वातीन के हवाले से एक ही मशीनरी रह गई है वुमेन की, और वो है स्टेटस जो कमीशन का हमारा। तो इसके साथ हमें बहुत सारी मुश्किलात दरकार हैं, क्योंकि जब तक तमाम पाकिस्तान के हर सूबे में और AJK में और GB में ये मुतहर्रक नहीं होंगे, स्ट्रेंथन्ड कमीशन नहीं होंगे, हम काम नहीं कर सकेंगे। फिर हम विमेन कॉकसेस के साथ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि विमेन पार्लियामेंटेरियंस अगर ऑन बोर्ड होंगी तो बहुत सारे कवानीन पे अमल दरामद भी हो सकेगा और उनमें बेहतरी आ सकेगी, नए लॉज ला सकेंगे। अब देखिए, सिंध में आज हम बैठे, सिंध में शादी की उम्र 18 साल है, बाकी पूरे मुल्क में 16 साल है। तो हमें इसके लिए भी काम करना है। लेकिन सिंध में जो फोर्स्ड कन्वर्जन्स हो रही हैं उस पर भी काम करना है। सो हमें हर सूबे की बेस्ट प्रैक्टिसेस उठानी पड़ती हैं, दूसरे सूबे में जाके बात करनी पड़ती है। सो व्हेन आई गो टू दिस प्रोविंसेस, आई कॉल ऑन द चीफ मिनिस्टर्स, द गवर्नर्स, आई टॉक टू द मीडिया, आई विजिट विमेन प्रिजन्स। अब कल जो हमने इनाग्रेशन की थी यहाँ पे, जिसमें गवर्नर सिंध आए थे, उसमें हमने एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन रखी थी जिसमें हमने विमेन प्रिजनर्स की पेंटिंग्स, क्योंकि जब मैं प्रिजन में गई सिंध के तो मैंने देखा कि बेहतरीन काम किया हुआ था इन खवातीन ने। इतनी प्यारी पेंटिंग्स थी कि मैंने कहा इनको तो फॉर सेल होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स तैयार की और यकीन मानिए वो आनन फानन बिक गई सारी की सारी, क्योंकि उनकी प्राइस भी बहुत कम थी। उसके अलावा हमने कल 40 मीडिया फेलोशिप्स का इफ्तिताह किया है 2 हफ्ते के लिए। IBA की शराकत से हम ये बहुत बड़ा काम करें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पहली मरतबा हुआ है। हम मीडिया पर्सनस को फ्रॉम ऑल द वेरियस डिफरेंट मीडिया हाउसेस ऑफ पाकिस्तान जेंडर की लेंस से ट्रेन करेंगे। हम उनको बताएंगे कि अगर रेप विक्टिम की तस्वीर खींचनी है तो किस एंगल से खींचनी है भाई, एसिड विक्टिम का मुंह कहाँ से लेना है भाई, आपने कौन सी सुर्खी लगानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो कुछ मीडिया हाउसेस तो बहुत हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस सिलसिले में, लेकिन बाकी जो ये लोग आएंगे ये हमारे एम्बेसडर्स बन जाएंगे, ये वापस जाएंगे, मज़ीद लोगों को ट्रेन करेंगे। इस तरह हम ये ज़बरदस्त ड्राइव मीडिया में भी चलाना चाह रहे हैं। और फाइनली, अगर जो ख़वातीन जिनके साथ किसी किस्म का तशद्दुद हो रहा हो, उनकी फैसिलिटेशन के लिए तरीक़ाकार क्या है, कैसे वो रब्ता करें इस कमीशन से, और फिर वहाँ पर उनको किस तरह की एड मिल सकती है, इस तरह का कोई सिलसिला भी है? देखिए, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की हेल्पलाइंस मौजूद हैं, यहाँ पे 3 वकला हर वक्त ऑन कॉल मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास भी वकला मौजूद हैं, रेफरल सिस्टम है हमारे पास। लेकिन पाकिस्तान के तमाम क्राइसिस सेंटर्स अब हमारे साथ राब्ते में हैं वायलेंस विक्टिम्स को, क्योंकि देखिए होता ये है कि उनको फिर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, लीगल एड, साइको सोशल सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये हादसा लोग कहते हैं कि ख़वातीन के साथ 2 मरतबा पेश आता है। एक दफ़ा वो जब उसके ऊपर तशद्दुद होता है, लेकिन उसके बाद वो तशद्दुद
जिसकी तलाश में वो निकलती है और उसको मिलता नहीं, कोर्ट कचहरी के धक्के जो वो खाती है और फिर उसको इंसाफ नहीं मिलता। हाँ। तो ये तो वो जुर्म है जी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन जिसकी सज़ा सबसे कम है। बिल्कुल। लेकिन फिर इस तरह के जो इदारे हैं और आप जैसे लोग हैं वो जिस तरह काम कर रहे हैं, तो हमारी दुआ ये है और उम्मीद भी है कि ये इदारे मुल्क के हर चप्पे चप्पे में मौजूद हों, ताकि ख़वातीन को जहाँ कहीं भी तशद्दुद का सामना हो उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स हों और वो अपने इस तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठा सकें और इसको माशरे से ख़त्म भी कर सकें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नीलूफर बख्तियार साहिबा, आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन, वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं कुछ तालीम की। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे तलबा और तालिबात हैं कि जिनके अंदर तालीम हासिल करने की चाहत भी है, तालीम हासिल करने का वो टैलेंट भी है, और अगर उन पर ज़रा सी भी तवज्जो दी जाए तो वो तालीम हासिल करके बड़े बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन उनका सिर्फ एक मसला होता है, और वो मसला ये होता है कि उनके पास तालीम हासिल करने के जो अखराजात होते हैं, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स को दिए जाने होते हैं फ़ीस की मद में या दूसरी जो मद में दिए जाने होते हैं, वो नहीं होते। और ऐसे बच्चों को अगर तालीम ना दी जाए तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कि तालीम से महरूम रह जाता है। इन बच्चों के लिए एक शख्स ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उस काम के बारे में भी आपको बताते हैं और उस शख्स का भी तारुफ आपसे करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोना नियाज़ी साहिबा, जो कि हमें बताएंगी कि मियाँ वाली एजुकेशन ट्रस्ट का जो ख्याल था वो उनके वालिद के जहन में कैसे आया और अब ये ट्रस्ट तलबा और तालिबात के लिए क्या काम कर रहा है। मोना नियाज़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वैसा। तो सबसे पहले तो मोना साहिबा यही बताइए, हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो मियाँ वाली एजुकेशन ट्रस्ट है ये किस विज़न की बुनियाद पर खड़ा हुआ था? मेरे फादर डॉक्टर ज़फ़र नियाज़ी डेंटिस्ट थे बाय प्रोफेशन एंड ही बिलोंग टू मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखते थे। एंड उनका हमेशा शुरू से ये विज़न था, बिकॉज ख़ुद वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए थे एंड दे पेरेंट्स न्यू। मेरी मदर भी एजुकेशनिस्ट थी, मिसेस शौकत ज़फ़र नियाज़ी। दोनों के पेरेंट्स का ये विज़न था कि जब तक इनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी इनकी ज़िंदगी का कोई बेस नहीं बन सकता आगे। सो दोनों मेरे पेरेंट्स वेंट फुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम में गए थे। माई मदर वेंट टू कॉर्नेल इन 1956 ऑन अ फुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। माई फादर ग्रेजुएट किए थे डी मॉन्टम फ्रॉम द डेंटल कॉलेज ऑफ लाहौर और अपनी स्पेशलाइजेशन ऑन अ फुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम करने गए थे टू ईस्टमैन डेंटल कॉलेज रॉचेस्टर न्यूयॉर्क। When he came back from exile, he had a heart attack. उनको हार्ट अटैक हुआ था जब एग्जाइल से वापस आए थे। उनकी सर्जरी के थ्रू ही हैड अ हार्ट अटैक। तो उस दौरान में देन माय फादर सेड कि अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी और मुझे मौका दिया तो आई वांट टू डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली फॉर मियाँ वाली वे ही बिलोंग फ्रॉम। तो उसके बाद देन सैयद तजम्मुल हुसैन थे, ही वाज द कमिश्नर टू मियाँ वाली। ही अप्रोच माय फादर एंड उन्होंने आके उनको कहा कि अगर डॉक्टर साहब ये इट्स अ गवर्नमेंट स्कूल है इन मियाँ वाली, इसमें सिर्फ 4 कमरे बने हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो आप इसको क्यों नहीं ले लेते। सो मेरे फादर ने उसको स्कूल को लीज पे लिया एंड उस वक्त उसमें 4 स्टूडेंट्स थे एंड 5 टीचर्स एंड उसमें 7 क्लासरूम्स थे। एंड फ्रॉम देयर माई फादर बिल्डेड टू 68,000 स्क्वायर फीट की उन्होंने बिल्डिंग बनाई उसमें। एंड टुडे बेसिकली द स्कूल वाज फाउंडेड बिकॉज ही वांटेड कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो बहुत गरीब बच्चे मियाँ वाली के। सही। तो अब मियाँ वाली एजुकेशन ट्रस्ट क्या काम कर रहा है स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने के हवाले से? अच्छा, टुडे आज हमारे पास 1025 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 250 स्टूडेंट्स फुल स्कॉलरशिप्स पे हैं और हमारी फ़ी जो है वैस दैट इज़ ऑल सब्सिडाइज्ड। फ़ी भी सब्सिडाइज्ड है। इट इज़ द स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग। माय फादर कहते थे कि चीज़ ऐसी बनाओ कि जनरेशंस टू कम मस्ट फ्लरिश फ्रॉम इट एंड ऑलवेज लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी तस्वीर नहीं देखनी है। एंड रिमेंबर जब बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री लैब्स हमारे पास सेपरेटली हैं, तो जब वो सेटअप कर रहे थे, आई वाज यंग, मेरे बच्चे छोटे थे, दे वर गोइंग टू द प्राइवेट स्कूल इस्लामाबाद में। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स लिए तो मेरे बच्चों ने कहा कि आप ये असली बच्चों को दिखाएंगे और देंगे, विल दे फिज़िकली यूज़ इट? तो मैंने कहा हाँ।
तो अब ये है कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स में वो प्रोविजंस नहीं थी। व्हेन यू सी द बिल्डिंग एंड यू सी द इंस्टीट्यूशन तो यू नो कि क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सो पार्शल स्कॉलरशिप्स हैं, फुल स्कॉलरशिप्स हैं, और ये है कि हमारे वी हैव अबाउट 200 एप्लीकेंट्स टू 250 एवरी ईयर, बिकॉज लैक ऑफ फंड्स की वजह से वी ओनली एबल टू पिक अप एज मच एज वी कैन। बट ये है कि गरीब और अमीर बच्चा साथ इकट्ठा पढ़ता है। वट माई फादर इंस्टिल्ड कि कभी बच्चों को ये फीलिंग ना दो व्हाट बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम, वी आर नॉट अ प्रिविलेज क्लास। अल्लाह ने गरीब और अमीर लोगों को एक ही दिया है। इफ़ यू डोंट माइंड, इफ आई कैन क्विकली जस्ट रीड दिस वन पैराग्राफ व्हाट माई फादर envisioned, but this is in English, so later we can translate it in Urdu. Being born in a remote, underprivileged, developed region or to a poor family should not be an excuse for leaving their talents unexplored. These children have an equal right to quality education, education as good as received by any other child from an affluent family. So they can too value life, have something to hold on and to contribute to the nation's development. So what he was trying to basically say कि ये फ़र्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से आए। वैसा वी पिक अप चिल्ड्रन फ्रॉम प्रेप से हम बच्चे उठाते हैं, कोशिश ये करते हैं, ठीक है। जब उनके घरों में हम जाते हैं, इतना गरीब है, उनके पेरेंट्स जो हैं बिल्कुल अनएजुकेटेड होते हैं, बट दे नो कि इनके बच्चों का चांस है। दे ओनली उनको सिर्फ सराइकी बोलनी आती है जब हम उनको लेते हैं प्रेप में। एंड नाउ वी हैव, हमारी इतनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि जब वो क्लास 5 तक पहुंचते हैं, दे नॉट इवन ओनली स्पीकिंग इन उर्दू भी नहीं आती है कई बच्चों को, दे स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है वो क्या यही है कि जो अफोर्ड ना कर सके उसको आप लोग एनरोल करते हैं, या इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया है? हाँ, हम उसको बेसिकली यस देखते हैं कि एक दे कम गरीब बैकग्राउंड से, दे रियली ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनकी फैमिली स्ट्रक्चर की उनकी सैलरी इज़ अबाउट 12 से 15 हज़ार रुपये हो, ठीक है ना जी, कि उनको और कोई फैसिलिटी ना दी गई हो। फिर हम उनका एक IQ टेस्ट भी करते हैं एंट्री में कि बेसिक वो क्लियर कर जाएं, एंड देन वी नॉर्मली यूजली पिक देम अप। और हम एक बच्चा है एक ही फैमिली से उठाते हैं कि हमारा दिल होता है कि जितनी नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ इससे फ़ायदा उठा सकें, इस स्कीम से ये फ़ायदा उठाएँ। एंड फिर हम उनको फ्री यूनिफॉर्म एंड बुक्स प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक मिल्क एंड बिस्किट प्रोग्राम है, बिकॉज टीचर्स ने कंप्लेन किया था कि बच्चे जब स्कूल में आते हैं, स्पेशली फ्रॉम फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड्स, तो वो 1-2 पीरियड्स में सो जाते थे। सो देन वी रियलाइज कि उनके पास खाने के लिए अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं था सुबह। तो हम 250 बच्चे को हम स्लॉट्स करके टाइम करके हम उनको दूध भी देते हैं और बिस्किट्स भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम इनको और कोई खाना या बन अगर हमें डोनर्स मिलें तो वी वुड वांट टू इंक्रीज इन दैट। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि कुछ सक्सेस स्टोरीज भी अगर आप हमारे साथ शेयर करें। अब सक्सेस स्टोरीज जो हम रियली वी आर प्राउड ऑफ कि वो बच्चे जो स्कॉलरशिप्स पे उठाए गए और जो मेरिट पे उठाए गए हैं, वो द वंस के हमारा एफिलिएशन था आगा खान बोर्ड से, उसमें 3 हमारे मोस्ट ऑफ स्कॉलरशिप बच्चों ने टॉप किया, 3rd पोजीशंस उन पे ली। एंड उसके बाद फिर हमारा US एजुकेशन फाउंडेशन हैज़ प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो उसमें हमारे बच्चे टीचर्स फर्स्ट वेंट ऑन टू द PTD प्रोग्राम था इनका US एजुकेशन फाउंडेशन का, जिसमें हमारी 2 टीचर्स गई थी टू द US ऑन ए 4-month ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड मैथमेटिक्स में, साइंस में गई। फिर उसके बाद देयर इज़ अनदर T प्रोग्राम जिसमें हमारे स्टूडेंट्स गए थे। पहले हमारी 2 टीचर्स गई थी, दे वेंट टू द US। दिस इज़ कॉल्ड द PDP, the Pakistan Teacher Education and Professional Development Program. The teachers were picked up on merit. We didn't get in touch with anybody. अच्छा, आगा खान बोर्ड से हमारी रोट लर्निंग ख़त्म हो गई थी। आगा खान बोर्ड प्लेड ऑल्सो अ वेरी वाइटल रोल। उन्होंने टीचर्स ट्रेन की कराची में, फिर आके उन्होंने उनको यहाँ ट्रेनिंग दी इन आ स्कूल इन मियाँवाली। फिर हमारे पहले स्कॉलरशिप की बच्ची जो कभी जहाज़ में नहीं गई थी, वेंट टू द US फॉर अ 10-month स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम ऑल्सो। हर नेम वॉज मुक़द्दस बहरीम। दिस वॉज द कैरी लूगर यूथ एक्सचेंज स्टडी प्रोग्राम, एंड जिसमें वो वापस आई। फिर हमारे 2 और बच्चे वेंट ऑन द T प्रोग्राम विच वॉज द टीचर्स एक्सलेंस अचीवमेंट प्रोग्राम।
एंड देन हमारे जो स्कॉलरशिप के बच्चे पढ़ के गए हैं टुडेज आर बैंकर्स, लॉयर्स, वन इज़ अ वेटनरी सर्जन, वन इज़ अ फिजिकल थेरेपिस्ट. आई मीन मेरे कहने से इट्स बट यू हैव टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन जब इन बच्चों में आती है. सो आई विल एम्फसाइज ऑन द स्पोकन इंग्लिश कि एक बच्चा क्लास 5 में आप इंटरव्यूज़ हमारे देखेंगे. आवर प्रोजेक्ट कैन नॉट डू जस्टिस बाय सिटिंग इन अ स्टूडियो लाइक दिस. मैं इनकरेज करूँगी कि ऑल द वेल विशर्स ऑफ पाकिस्तान, आई विल इनकरेज देम कि जो कंट्रीब्यूट करने चाहते हैं टू द डेवलपमेंट, आप आके हमारा प्रोजेक्ट देखें. किसी ने हमारे से एक बिकॉज वी कीप हमारे ओवरहेड्स बहुत कम हैं, सो वो कहते थे आपका पेपर वर्क बहुत कम है लेकिन प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है. आई मीन वॉट एवर यू डूइंग ग्राउंड रियलिटी इज़ मोर जैसे थी. सो मेरा यहाँ आने का मकसद भी ये है कि एक तो मैं बताऊँ कि वाई माई फादर इन्विजन ये स्कूल क्यों किया. एंड ही वांटेड टू मेक मियावाली में हमारा इंस्टीट्यूशन बड़ा है, वी हैव द फैसिलिटीज़ कि पाकिस्तान टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मियावाली में एक बन जाए. एंड मास्टर से कम टीचर्स वो नहीं लेते थे. मास्टर से टीचर्स लेके उनको ट्रेनिंग करवा के फ्रॉम अली इंस्टीट्यूट इन लाहौर एंड ऑल्सो आगा खान बोर्ड से, देन अदर इंस्टीट्यूशंस इन ये इस्लामाबाद में या जहाँ भी अच्छी थी, देन दीज टीचर्स वर हायर. देखिए द बैकबोन एंड हर अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर द टीचर्स. जब टीचर्स का बैकबोन ही नहीं स्ट्रांग होगा वो बच्चों को कैसे करेंगे. बिल्कुल. तो अब आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स ये है कि आई वुड रिक्वेस्ट द डोनर्स जो इंटरेस्टेड हैं, वन थिंग आई वुड लाइक टू स्टे, ये नहीं कि बिकॉज हमारी इंस्टीट्यूशन है या हम ट्रस्ट एंड एनजीओ पढ़ाएं. पाकिस्तान में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ट्रस्ट एंड एनजीओज़ में बहुत देखा जाता है कि हम इसको पैसा दें कि नहीं. ठीक है, वो फिक्र करते हैं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है. पर ये मैं कह सकती हूँ कि एवरीबडी इज़ ओपन कि हमारे अगर ऑडिट अकाउंट्स देखना चाहते हैं वेयर द मनी इज़ गोइंग, यू मोर देन वेलकम जी. सो ये है कि वी वुड लाइक टू इन्वाइट मोर डोनर्स एंड स्पॉन्सर्स कि नंबर ऑफ स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हमारे बढ़ें. एंड हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि हम क्लासरूम्स वहाँ बढ़ा दें. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग मेरा बहुत दिल है एंड द चिल्ड्रन के स्पेशल स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स एंड अदर स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मियावाली में हमारे पास ग्राउंड्स हैं. एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू, मैंने अपना खुद बहुत स्पोर्ट्स खेला है, आई वुड लाइक टू मेक हमारी गर्ल्स क्रिकेट टीम देयर. अच्छा. कि मैं कह रही हूँ कि उनको हम इनकरेज करें कि बॉयज़ एंड गर्ल्स हमेशा एक साथ साथ चले. स्पेशली जो स्कॉलरशिप्स के बच्चे हैं और उनको बाहर मुल्क में स्कॉलरशिप्स स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स मिल जाती है. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू टेक. बिल्कुल ऐसा ही है. मुन्ना नियाज़ी साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब. और अल्लाह करे कि ये बच्चे पढ़कर लिख कर आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें और हमारे मुल्क के लिए एक प्रोडक्टिव शहरी बनकर उभरें. तो नाजरीन एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद प्रोग्राम में बहुत कुछ है, आपने कहीं नहीं जाना. स्टे विद अस. वेलकम बैक. सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद. प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया था कि हम आपकी मुलाकात दो बच्चों से करवाएंगे. ये जो दो बच्चे हैं ये दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों के सर्कमस्टांसेस अलग हैं, दोनों के हालात अलग हैं, दोनों के मामलात अलग हैं और दोनों की दुनिया भी अलग है. दोनों की दुनिया भी अलग अलग है. दोनों ही बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मगर हमें ये सोचना है कि कैसे हम इन बच्चों के लिए खुद एक बेहतर माशरा तख्लीक कर सकते हैं. सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं जाहिद से. अब जाहिद जो है, इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी और जाहिद जो है वो अपने स्कूल के बाद समोसे बेचते थे ताकि अपने घर का खर्च चला सकें. तो जाहिद जो है वो बजाय इसके कि अपने स्कूल के बाद कोई खेलें कूदें इस तरह की चीज़ें करें, तो उन्होंने समोसे बेचना शुरू किया और अपने घर का खर्च चलाना शुरू किया. तो जाहिद की कहानी जाहिद से ही जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम जाहिद. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है. जाहिद, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए. लोग जो जाहिद को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो कौन है जाहिद? मैं जो हूँ, मेरा पूरा नाम जाहिद खान है और 2-3 साल पहले मैं समोसे बेचना शुरू करा था मैंने. और जो है मेरी वीडियो बना के एक आंटी ने डाली थी यूट्यूब पर और जो है वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गई थी. उसके बाद जो है मैं काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया था. तो जो है काफ़ी जगह से लोग मिलने आ रहे थे और बस सेल्फी खिंचवाने आ रहे थे, समोसे लेने आ रहे थे, मतलब कि हर जगह से लोग आ रहे थे मिलने. तो आप समोसे बेचने की तरफ किस तरह आए थे? समोसे बेचने पर जो है थोड़ा बहुत जो है मेरी भाई बहन का छोटी मोटी चीज़ों के खर्चे निकल जाते हैं, जैसे कि लंच हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया,
ये सब चीज़ों के थोड़े बहुत पैसे निकल जाते हैं। तो जाहिद, आपके जो अब्बू हैं, वालिद साहब आपके क्या करते हैं? जी, मेरे वालिद साहब जो है वो स्टेशनरी की दुकान पर होते हैं और उससे बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, गुजारे लायक है। सही। तो जब आपकी वीडियो वायरल हुई तो आपकी ज़िंदगी में तालीम में काम के हवाले से फिर क्या तब्दीली आई? तालीम के हवाले से तो मुझे स्कूलों की ऑफ़र आई थी, तकरीबन 3 स्कूल से ऑफ़र आई थी मुझे, और जो है सर बासिम अहमद फरीदी ने जो है मुझे अपने स्कूल में दाखिला करवाया और उन्होंने बोला कि मैट्रिक तक मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आप कौन से स्कूल में हैं और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं अभी स्पीक एंड इंस्पायर स्कूल में हूँ और क्लास 6 में हूँ, और जो मेरे 2 भाई भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और पढ़ाई कैसी चल रही है, मतलब अच्छा पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई भी सही चल रही है और अच्छा पढ़ रहा हूँ। वैन में जाता हूँ, वैन की भी फ़ीस वही खुद देते हैं और अच्छी पढ़ाई चल रही है, रिज़ल्ट भी अच्छे आ जाते हैं, 3rd आ जाता हूँ। बस ये बड़ा ज़रूरी है कि रिजल्ट अच्छे आ जाएं। देखें, अब आप छोटे से हैं और इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ये आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जब लोग छोटे होते हैं तो उनसे पूछते हैं बड़े होके क्या बनोगे, तो वो बताते हैं डॉक्टर, इंजीनियर। आप इतनी छोटी सी उम्र में कमाई करना शुरू हो गए हैं, तो ये कैसा महसूस होता है, क्या फीलिंग होती है जब आप पैसे लेके घर जाते हैं? मेहनत बंदा हर उम्र से कर सकता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। मेहनत में कोई शर्म नहीं होती और मेहनत करना बिल्कुल आसान है। आप मेहनत करें, जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको सिला मिलेगा। और जो है बस यही कहना चाहूँगा मैं सबको। तो ये जो सड़क पर समोसे बेचने का तजर्बा होता है, ये कैसा होता है? कभी ऐसा होता है कि आपको लगा हो कि नहीं भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, आइंदा नहीं आऊँगा, या ये मसला है? नहीं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो माम जी के जो लोग हैं, मैं उधर साइड में ही खड़े के बेचता हूँ और माम जी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि किसी भी तरीके का मसला हो तो हमें बता दिया करो। अगर कोई तंग कर रहा है, कोई छेड़ रहा है, कोई मसला, तो आप हमें बता दिया करो। तो वो मेरी काफ़ी केयर करते हैं, मुझे कुछ नहीं कहते। वो अच्छे बंदे सारे, माम जी के तो सारे अच्छे बंदे हैं, और बोलते कोई भी मसला हो तो हमें बता दिया करो। और मैं साइड में खड़े होकर बेचता हूँ, बाइकों के पास, माम जी हॉस्पिटल के बाहर जो बाइकें लगती हैं उनके पास में खड़े होकर बेचता हूँ। ठीक है, तो समोसे आपको आपकी वालदा बना के देती हैं, रेसिपी याद हो गई आपको? पता है कैसे बनते हैं समोसे? जी मेरी वालदा बना के देती हैं। हाँ, मुझे रेसिपी का पता है थोड़ा बहुत। ओके, और कौन कौन सी वैरायटी होती है समोसों की आपके पास? अच्छा, समोसे सिर्फ आलू के होते हैं, उसमें जो है हम डालते हैं धनिया, पुदीना, मिर्चें और लाल मिर्च, और जो है 2-3 मसाले और डालते हैं, उसका मैं नाम भूल गया हूँ। और जब इन सबको मिक्स करते हैं तो कुछ अच्छा टेस्ट आ जाता है उनके अंदर। और मैं कभी कभी जाता हूँ समोसे बेचने, जैसे कि मैं बाज़ दिन गया नहीं हूँ, मैं तकरीबन 1 हफ्ते नहीं गया था। जब लोग बुलाते हैं, जब मैं वहाँ से माम जी की तरफ से गुजर रहा हूँ, बहन का सामान लेने आता हूँ, चाहे उसका दूध लेने आता हूँ ना, तो वो लोग मुझे बोलते हैं यार समोसे लाओ, समोसे लाओ, समोसे खाने हैं। बाहर के समोसे से 20 का समोसा बाहर का और मेरा 15 का है, उससे नहीं भरता। तुम्हारे घर के समोसे से पेट भरता है। घर कहते हैं कि समोसे लाया करो, और मैं कभी कभी ले जाता हूँ जब उनके कहने में, तो वो कहते हैं ज़्यादा। अच्छा, तो उनके कहने में ले जाता हूँ। अच्छा, आपने 3-4 जो इंग्रेडिएंट्स के नाम नहीं बताए ना, वो आपको भूले नहीं है। मुझे पता है कि आपने वो जो शेफ्स खास स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपने छुपा लिए हैं कि लोगों को पता ना चले आपकी रेसिपी। ये बताएं, एक दिन में कितने समोसे बिक जाते हैं आपके? मांडा जो होता है ना, उसकी पट्टी है, मैं तकरीबन 3 किलो लेके आता हूँ। और जो है उसमें से 1 किलो में से तकरीबन जो 50 समोसे बन जाते हैं, 50 से 60। और हम तकरीबन 2 से 1.5 किलो बनाते हैं हम लोग, और उससे 70-80 बन जाते हैं समोसे। और बाज़ वक्त बिक जाते हैं सारे इंशाल्लाह माशाल्लाह से। और तो आपके घर के खर्चे वगैरह जो है वो पूरे हो जाते हैं? अल्लाह का शुक्र है, थोड़े बहुत निकल जाते हैं। समोसों से गुजारा लायक हो जाता है थोड़े बहुत। जैसे कि मेरे भाई हैं, छोटे भाई बहन, उनके जो है जैसे कि दूध आ गया, अंडा आ गया, सुबह की चीज़ आ गई स्कूल की, तो इनमें तो अल्लाह का शुक्र है गुजारे लायक हो जाता है। अच्छा, और बड़े होकर क्या बनने का इरादा है? वैसे तो आप बन गए हैं जो आपने बनना था, बड़े हो गए हैं आप बहुत, लेकिन आपने वैसे असल में बनना क्या है? मेरा बनने का इरादा तो थोड़ा बहुत मैंने इंजीनियर सोचा है, और बस अल्लाह की मर्जी, अल्लाह क्या बनाएंगे। मैंने तो थोड़ा बहुत इंजीनियर का सोचा है, ये बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैं तो ये सोच रहा था कि आप कोई फूड का बिजनेस शुरू करेंगे, अपना कोई रेस्टोरेंट बनाएंगे? इंशाल्लाह मैं खोलूँगा बड़ों के, अल्लाह ने चाहा तो एक रेस्टोरेंट खोल लेंगे मेरे नाम से, जाहिद स्वीट्स के नाम से। एक रेस्टोरेंट है मेरे नाम से, जाहिद स्वीट। हाँ, वो तो किसी और का होगा ना, जाहिद रेस्टोरेंट। जी, मेरा भी इंशाल्लाह बन जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ काम भी करने से उनकी जो इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आती है, तो क्या ऐसा होना चाहिए हर बच्चे को आपका ख्याल में पढ़ना और काम करना साथ साथ ऐसा होना चाहिए, या नहीं सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए? पढ़ाई भी होनी चाहिए, और अगर कोई ज़रूरतमंद है उसको अपनी मेहनत करनी चाहिए। जो आजकल जो लोग बड़े बड़े लोग होते हैं भीख मांगते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। बंदा अगर मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, साथ में दिल लगाएगा, तो वो बहुत कुछ बन सकता है और बहुत कुछ कर भी सकता है। बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ बन सकता है। बात की है उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जाहिद। अब जी दूसरी जो बच्ची है उससे मुलाकात करवाएं हमारी। बिल्कुल जी, दूसरी बच्ची बड़ी ज़बरदस्त डिज़ाइनर है तो बहुत छोटी सी, लेकिन डॉल्स के कपड़े डिज़ाइन करती हैं और बड़े खूबसूरत कपड़े डिज़ाइन करती हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इस हुनर की तरफ कैसे आई, कहीं से सीखा? डिज़ाइनिंग के लिए तो बाकायदा डिग्रीज हैं, ये बचपन में अगर इतनी अच्छी डिज़ाइनर हैं तो जब ये बड़ी हो जाएंगी तो आगे क्या कमालात दिखाएंगी। महरीन एहसान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महरीन। वालेकुम सलाम। तो जी बहुत शुक्रिया महरीन। ये बताएं कि ये जो हम देख रहे हैं कुछ डॉल्स आपके साथ पड़ी हुई हैं, ये डिज़ाइन आपने किए इनके कपड़े? जी हाँ। ओके। अच्छा, और ये ड्रेस डिज़ाइनिंग का ख्याल आपको कैसे आया? ये कहानी भी सुनाए ना ज़रा पहले। जब मुझे डॉल से खेलने का बहुत शौक़ होता था और जब मैं उन्हें ख़रीदती थी तो उनके ड्रेसेस एक ही स्टाइल के आते थे, एक ही तरह के आते थे। तो मैं चाहती थी कि मैं अपने कुछ और डिज़ाइंस भी हों और अपने तरफ से और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हों, पर वो एक ही तरह के होते थे और वो एक या दो दफ़ा पहनाने में फट जाते थे या तो इसलिए मैंने ये वाला काम शुरू किया। तो ये आपने कैसे सीखा, किस तरह शुरू किया? मैंने सीखा नहीं। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था, स्कूल ऑफ था, तो क्या कहते हैं, मैं अपनी नानी के घर पे थी तो अच्छा। उनका भी एक बुटीक है, तो मैं वहाँ से ऐसे बलून से या फिर शुरू मैंने बलून्स और सॉक से किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा हाथ साफ़ हुआ तो फिर मैंने कपड़ों पे किया। तो कितना हाथ अब साफ हो गया आपका? कितनी माहिर हो गई हैं आप और कितना टाइम लगता है आपको एक ड्रेस डिज़ाइन करने में? अब तो मेरा बहुत हाथ साफ हो चुका है इतने सारे ड्रेसेस बना के, और मुझे एक ड्रेस में तकरीबन 1 या 2 घंटे लगते हैं। अच्छा, ओके। तो ये जो अब आपने बिजनेस शुरू किया है इन ड्रेसेस को बनाकर सेल करने का, इसके बारे में बताइए कुछ हमें। बेसिकली मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है लिल डिज़ाइनर इन टाउन, तो वहाँ पे मेरी अम्मी जो मैं ड्रेसेस बनाती हूँ उनकी पिक्चर्स अपलोड करती हैं, और जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जिनको भी मेरे ड्रेसेस पसंद आते हैं वो मेरी अम्मी से मैसेज करके ऑर्डर ले लेते हैं। तो इस तरह। तो एक ड्रेस का ऑर्डर आप कितने का लेती हैं? ड्रेस पे डिपेंड करती है प्राइस, या वैसे ही कितने का बेचती हैं आप एक ड्रेस डॉल का? जो मैंने अब तक ड्रेसेस बनाए हुए हैं उनमें से या तो कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं, या अगर तो वो कहते हैं, या मेरा बेसिकली होता है कि जो मैंने बना लिया मैं वो ना बनाऊं, अब मैं कुछ न्यू ट्राई करूं ताकि मेरा उस पर भी हाथ साफ हो। और मेरा एक ड्रेस 400 तक का होता है। 400 तो ये आपका जो पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज होता है? ये कर लेती हूँ मैं। बेसिकली पहले मैं अपना पढ़ाई पे टाइम निकालती हूँ, क्योंकि कभी कभार एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं तो फिर मैं ब्रेक ले लेती हूँ और मैं टाइम देती हूँ ज़्यादा पढ़ाई को, और फिर जब शाम में मुझे फ्री टाइम मिलता है तब मैं ये करती हूँ। तो आगे के क्या इरादे हैं आपके? जी हाँ बिल्कुल, मेरा इरादा है कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ूँगी, और मेरा ये भी इरादा है कि मैं फ्रांस जाऊँगी, और इसलिए मैं फ्रेंच भी सीख रही हूँ। अच्छा, फ्रेंच सीख रही हैं। बस फ्रेंच में कुछ कह दें, मतलब अल्लाह हाफिज करने से पहले मैं चाह रही हूँ मैं आपकी फ्रेंच सीख लूँ। बुझूं कहाँ तले हूँ। क्या बात है। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। जी महरीन एहसान हमारे साथ मौजूद थी, और महरीन जो है वो आपने देखा किस तरह से बिज़नेस कर रही हैं। जाहिद से हमने आपकी मुलाकात कराई, उनका जो बिज़नेस है वो अलग है और उनकी जो मजबूरी है वो भी अलग है। ये 2 अलग अलग क्लासेस हैं हमारे बच्चों की। हाँ। दोनों काम कर रहे हैं, दोनों हमारे लिए बहुत, हमें उन बच्चों से बहुत मोहब्बत है, और हम चाहते ये हैं कि
पाकिस्तान इस तरह का मुल्क हो जहाँ हर बच्चे को तालीम की, काम करने की जो फैसिलिटी है वो सब मिल रही हो और कभी भी किसी को मजबूरी में ना काम करना पड़े। उसकी अगर ख्वाहिश है तो उसको जरूर वो साजगार माहौल मिले, लेकिन अगर उसकी ख्वाहिश नहीं है तो फिर सिर्फ मजबूरी की बुनियाद पे उसको घर में पैसे, मतलब एक बच्चे का काम नहीं है कि वो अपने बड़ों को पाले, ये उन पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए और ये सोसाइटी का भी काम है, ये मुल्क का भी काम है। यहाँ पर रियासत आती है, ये रियासत का भी काम है, बच्चे का काम नहीं है कि वो अपने घर वालों को पाले। बिल्कुल। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब जरा कानून की बात कर लेते हैं और इसीलिए मैं लिखत पर अर्ज कर रही थी नाज़रीन, हाँ, ताकि कोई चीज़ कोई आगे पीछे ना हो जाए, वकीलों का पता कुछ नहीं चलता, आप पे मुकदमा दायर कर दें तो फिर सारी उम्र आप भुगतते रहेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद है जी बैरिस्टर जुगनू काज़मी साहिबा, जो कि हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं बैरिस्टर निदा उस्मान, जो एडवोकेट निदा उस्मान साहिबा। ये भी मुझे जरा समझाइएगा, मैं कानून के हवाले से कोई गलती कर दूंगा ना तो मुझे कोई 12, 13, 14 साल की होगी और ये तकरीबन आप कानून की तालीम हासिल कर रही हैं तो तकरीबन नीम कानूनदान कह लें, नीम से अभी थोड़ी कम है हम, तो यूँ कह लीजिए कि 3 कानूनदान खवातीन और मैं एक शरीफ आदमी। अब बाकी सेगमेंट आपका हुआ। नाजरीन, दरअसल इन कॉम्पिटेंट खवातीन को प्रोग्राम में दावत देने का मकसद ये था कि एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही एक मोटिवेटिंग किस्म का इनिशिएटिव शुरू हुआ है विमेन इन लॉ के नाम से, और जिसमें कि बैरिस्टर जुगनू काज़मी साहिबा को तो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो बहुत मुबारक। क्या बात है। ये बताएं, ये विमेन इन लॉ है क्या? विमेन इन लॉ निदा भी हैं इसमें, हाँ। उन्हीं का इनिशिएटिव था। सिंपली पुट ये यही है कि ख़वातीन को एक फेयर रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाए इन द प्रोफेशन, इक्वालिटी हो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि ये काफ़ी हद तक लाइक विद अदर प्रोफेशंस मेल डोमिनेटेड है, तो ख़वातीन के लिए थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है। यू नो, जैसे वो टर्म होती है ब्रेकिंग बैरियर्स, ट्राइंग टू प्रोग्रेस, ट्राइंग टू एडवांस, एब्सोल्युटली यू गॉट इट, यस यस एब्सोल्युटली। तो उसका ये है कि उनको जो वो डिज़र्व करती हैं, जो उनकी मेहनत है, बेसिकली मेहनत का फल मिले और वो अच्छी अच्छी जगहें काम करें, अच्छी पोजीशंस पे जाएं, यू नो, गिव बैक टू द प्रोफेशन, गिव बैक टू द सोसाइटी। तो ये निदा का ये ब्रेन चाइल्ड है इनिशिएटिव। निदा साहिबा, ये बताइए कि जब ये आपने इनिशिएटिव का आगाज़ किया वुमेन इन लॉ का, तो क्या बुनियादी मकसद था और फिर फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत ये सारा जो है वो सिलसिला बना, इसमें और कौन कौन से पार्टनर्स हैं? जी, थोड़ी सी वजाहत करती चलूँ, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। विमेन इन लॉ इनिशिएटिव दरअसल 2016 से काम कर रहा है। अच्छा। और एक पार्टनर है विमेन लॉ इनिशिएटिव इज वन ऑफ द पार्टनर्स, जो ये विमेन इन लॉ अवार्ड जो हैं, ये हमारे दरअसल वो कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है जिसमें फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान भी शामिल है, और ये एक मुश्तरका कोशिश है हम सबकी कि हम जो काम पिछले 4-5 साल से कर रहे थे वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए और इस तरीके से हम आगे लेके आ सके, क्योंकि खवातीन वकला की जो नुमाइंदगी थी, उनकी विजिबिलिटी थी, उनका काम था, वो आगे नहीं आ पाता था। फिर बैरिस्टर बुखारी साहिबा ने हमें इसको मौका दिया कि हम आगे लेके जा सके, और उनकी सरबराही में फिर जब फेडरल मिनिस्ट्री ने इसको सपोर्ट करना शुरू किया तो उसमें फिर ये जो अवार्ड्स का सिलसिला है, हमने सोचा तो कि ये कौन से अवार्ड्स थे, कैटेगरीज क्या थी, और नॉमिनेशंस के भी नाम ले दें। फिर राइजिंग, हाँ नॉमिनेशंस भी, और फिर ये राइजिंग स्टार कैसे सिलेक्ट हो गए, क्या आखिर किया था इन्होंने, ये भी तो बताइएगा। मैंने इसके ऊपर पिछले 2 सालों से काम किया है, इसको सारा कंसेप्चुलाइज करना, इसको डिजाइन करना, वो विमेन इन लॉ ने ही उसमें अपनी इनपुट दी थी, और हमने दुनिया भर में जो इस हवाले से अवार्ड्स मुनक्किद किए जाते हैं उन सबको स्टडी करके फिर इसमें कैटेगरीज डिजाइन की, उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वो सारा कुछ पहले से तैयार किया गया। हमारे पास तकरीबन 22 कैटेगरीज थी। और हमने ज़्यादा कैटेगरीज में नामजदगियाँ रिक्वेस्ट की थी, लेकिन फिर आखिरकार हमें सिर्फ 18 कैटेगरीज में जो थी वो वसूल हुई और उनको फिर आगे लेके चले, और हमें पहली स्टेज में 100 से 144 से बल्कि ज्यादा जो हैं वो एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी, और एक टेक्निकल प्रोसेस के जरिए कुछ उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें से फिर 71 से वो थे कैटेगरीज, अगर आप चंद के नाम बता सके हमें। जी बिल्कुल, राइजिंग स्टार्स आपके सामने बैठी हैं। उसके अलावा हमने लॉ स्टूडेंट से शुरू किया, क्योंकि जो डिस्करेजमेंट है वो लॉ स्कूल से शुरू होती है, तो हमने कहा इनकरेजमेंट भी जो है वो
स्टूडेंट्स के लेवल से ही शुरू होनी चाहिए। साथ हमारे पास जेंडर एंड डाइवर्सिटी चैंपियंस का था, बल्कि मेल जेंडर एंड डाइवर्सिटी चैंपियन की भी कैटेगरी थी, लेकिन उसमें नामजदगियां काफी नहीं आई, इस वजह से वो कैटेगरी आ नहीं सकी। फिर मोस्ट इंक्लूसिव लॉ फर्म्स, यानी सिर्फ खवातीन वकला नहीं, हमने वो इदारे, वो एंटिटीज जो कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को यकीनी बनाती हैं, उनको भी शामिल किया इसमें। तो एक होलिस्टिक एफर्ट था और बहुत इंटरेस्टिंग। अब हम जरा ये राइजिंग स्टार साहिबा से भी जरा बात करते हैं कि भाई ये राइजिंग स्टार क्यों बनी, कैसे बनी और इनका क्या इरादा है। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं पहले, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। कानूनदान खवातीन से बात हो रही है, विमेन इन लॉ जी, विमेन इन लॉ जी, उनसे बात हो रही है। जुगनू साहिबा, आप राइजिंग स्टार बनी, पहले तो ये बताएं कि कैसे, हाउ डिड यू अचीव दिस थिंग, और दूसरा ये कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि जो कि लॉ के प्रोफेशन की तरफ आना चाह रही हैं, वो कैसे राइजिंग स्टार्स बन सकती हैं? जी, थैंक यू। आई थिंक कैसे तो ज़्यादा बेहतर जूरी बता सकती है, जो एक जूरी मेंबर्स थे, और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाला और सबको जज किया। और काफ़ी, जैसे निदा ने कहा, कैटेगरीज थी। आई थिंक क्योंकि मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए प्रोफेशन में, सो स्टिल रिलेटिवली रीसेंट, तो बस कोशिश यही रहती है कि एक अपनी वकालत हो। फिर ये विमेन इन लॉ इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, तो उसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, और जितनी एक्टिव रह सकते हैं, जितनी चीज़ों को परसू कर सकते हैं, जितने डाइवर्स रह सकते हैं, दैट्स पर्सनली माय मोटो। तो मैं, क्योंकि अभी आई थिंक एनर्जी है, टाइम है, तो जितना मैं कर सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ करने के लिए। और मैं सारे जो अपने पियर्स हैं और जो कॉलीग्स हैं उनको भी यही मशवरा देती हूँ, अगर वो मुझसे पूछें कि मैं क्या करना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगी, जस्ट गेट इन्वॉल्व एज मच एज यू कैन, एंड मे बी पिक अ पैशन, ऑल्सो पिक समथिंग दैट यू रियली वांट टू वर्क टुवर्ड्स। जो आपकी नॉमिनेशंस में थी, जिनको नहीं मिला ना, वो अब आपको मिलेंगी अदालत में, वो कहेंगे कि आप ये लेना अगले ऑल आर वेरी कॉम्पिटेंट। इसमें सेकंड रनर अप और फर्स्ट रनर अप भी थी। अच्छा, वो भी थे। तो आपका फाइनल एम्बिशन वैसे क्या है, मतलब आप खुद को कहाँ देखती हैं? बता दें, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जज लगना चाहते हैं, आप बता दें। वो बुरा नहीं होगा, कौन नहीं लगना चाहता सुप्रीम कोर्ट का जज, बट मेरा वाकई यही एम्बिशन है, बिकॉज लॉ इज सो डाइवर्स एंड देयर सो मेनी एरियाज ऑफ प्रैक्टिस। मैं चाहती हूँ कि किसी एक एरिया ऑफ प्रैक्टिस में मैं नोन हूँ, वो मेरी नीश बन जाए, एंड मे बी पीपल और क्लाइंट्स थिंक कि हाँ इसके पास जाना है बिकॉज इसको ये पता है, इसको दिस इज हर फील्ड। हाँ, दिस इज हर फील्ड। एक एरिया कोई भी हो, अभी तो मैंने अभी तो शुरू किया है, बहुत एरियाज हैं, बहुत एक्सप्लोरेशन है, बट अभी काफ़ी तवील जर्नी है, सफ़र बाकी है, तो बस देखिए उसमें क्या। और जो ख़वातीन का आई थिंक ये जो इनिशिएटिव ओवरऑल है, और विमेन इन लॉ भी है, ये बहुत अच्छा है। आई थिंक आई डोंट नो दूसरे प्रोफेशंस में इस तरह होता है या नहीं, बट यहाँ एक तो बहुत अहम है और बड़ा इंकरेजिंग है। हमने बहुत अच्छा टर्न आउट देखा था विमेन इन लॉ अवार्ड्स में, और जनरली जो विमेन इन लॉ को जो लोग परसीव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि आदमी हजरात को भी पता है कि ये इनिशिएटिव एग्जिस्ट करता है। हम एक काम करते हैं ना, हम एक अलग से सेशन आपके साथ लगाएंगे जिसमें वो तमाम खवातीन जो लॉ पढ़ रही हैं या पढ़ना चाह रही हैं, वो आप जैसे लॉयर से, निदा साहिबा जैसे लॉयर से गाइडेंस हासिल करेंगे। एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, बहुत शुक्रिया निदा साहिबा, आपका भी वक्त दिया आपने। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। कोरोना वायरस पाकिस्तान में तो अब उसके जो जोर है वो कम होता जा रहा है, लेकिन दुनिया से वो ख़त्म नहीं हुआ। यूरोप का हाल आप जानते हैं। फिर जनूबी अफ्रीका में कोरोना वायरस की एक नई किस्म फैलने का इंकशाफ हुआ है, और ये किस्म जो है वो बहुत ही कम लोगों में अभी इसकी तशखीस हुई है, और इसकी जो नई किस्म है इसको B11529 का नाम दिया गया है। टेलीफोन नंबर है किसी का? जी, मुझे लग रहा है ये कुछ इसी तरह है, लेकिन ये क्या है और कितना ख़तरनाक है, और इसके अलावा अब जो सूरत हाल है वो क्या है, उस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये B125 समथिंग जो भी था नंबर, ये क्या है? इसे टेलीफोन नंबर ही समझें। और ये कॉल आ रही है आपको, खतरे की घंटी बज रही है। बिल्कुल वेकअप कॉल है ये। और जैसे ही हम ये सोच रहे थे कि शायद अब वेरिएशन वायरसेस के अंदर ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी में एक सुकून आएगा कोविड के हवाले से, साउथ अफ्रीका के अंदर ये कल ये जुमेरात को उनके हेल्थ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि उनको ये वेरिएंट मिला है। इसके ऊपर अभी तहकीक जारी है। तकरीबन 30 किस्म की म्यूटेशंस इसके अंदर नज़र आई हैं उनको। अच्छा। और लिहाजा ये एक बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है वाकई।
और इससे पहले कि नाजरीन ये भूल जाएं, हाँ। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में बावजूद इसके कि इस वक्त हमारी पॉजिटिविटी रेशो बहुत कम है, केसेस बहुत कम हैं, लेकिन ये वक्त है कि हम अगर एहतियाती तदाबीर अपना लें तो हम शायद इस नए जो हमारे लिए वो खुदा ना खास्ता 5th वेव होगी, बिल्कुल हम उससे बच सकते हैं। अभी ये जो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये किस कदर तेज़ी से फैल रहा है कि गो के सिर्फ साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने तहकीक की है, लेकिन यूके ने 6 अफ्रीकी मुल्कों से फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। अच्छा, 6 अफ्रीकी ममालिक जो हैं अब वो जहाज़ उनके यूके में नहीं उतर सकते। लेकिन यूरोप में तो सर अपना बहुत बुरा हाल है। जी, यूरोप में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉकडाउन शुरू हो गए हैं। तो बात यह है कि अच्छा, मैं आपको जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा था वो ये है कि साउथ अफ्रीका के अलावा बोट्सवाना, लेसोथो, नमीबिया, तो कुछ 6 सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं कि जिनसे उन्होंने ये फ़्लाइट्स बंद की हैं और बोट्सवाना से भी ये वायरस मिल चुका है। अच्छा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साउथ अफ्रीका का एक पैसेंजर हांगकांग में उतरा है और उसको जब उन्होंने चेक किया उसमें भी ये वायरस मिला है। अच्छा, तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये सिर्फ वक्त की बात है कि कितने वक्त में ये दूसरे ममालिक तक फैलेगा। लिहाजा ये टाइम है इस वक्त, प्लीज़ याद रखें वही तमाम जो पुराने स्लोगन जो आपको रट गए हुए हैं, एक दफ़ा फिर से उनको दोहराने की ज़रूरत है। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस रखें, अननेसेसरी सोशलाइजेशन ना करें और अपने आप को वेंटिलेटेड जगहों के ऊपर रखें और वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर साहब ये बहुत ज़रूरी है। बूस्टर, उसके बारे में लोग अब सवाल उठा रहे हैं। नहीं, बूस्टर से पहले एक और बात बता जी। जी, ये जो अब नए म्यूटेशंस आएंगी, इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये न्यू म्यूटेशंस जो हैं वायरसेस की, मसलन ये B11529 जो है, ये वैक्सीन को कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, बिल्कुल सही, और किस वैक्सीन को कितना रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये एक नया क्वेश्चन बिल्कुल खड़ा हो गया है। WHO इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त वो अपनी उन्होंने टेक्निकल जो एडवाइजरी टीम है उसकी मीटिंग कॉल कर ली है और इसके ऊपर वो काम शुरू कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जो हमने इतने अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया अभी तक, अब हम अपने गार्ड्स लोग ना करें और अपना पूरे तरीके से अपनी प्रिकॉशंस को दोबारा शुरू कर दें। बिल्कुल, आप भी मास्क पहना करें दोनों। बिल्कुल, हम तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और मतलब अंदर आते हुए उतरता है मास्क और बाहर निकलते हुए फ़ौरन चढ़ जाता है मास्क, क्योंकि यही ज़रूरी है, ये बिल्कुल तय है। फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं हमारी, बिल्कुल, बहुत सारे लोगों से जो नहीं पहन रहे। बहुत ज़रूरी है, होने दें लड़ाइयाँ होने दें, ज़रूर पहनेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपको ये रिमाइंडर हम देते रहेंगे कि जो कोरोना वायरस है वो अभी दुनिया से ख़त्म नहीं हुआ है। आप लोगों ने अपना भी ख्याल रखना है और सब लोगों का ख्याल रखना है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।